2 दिनों बाद रितिका वापस लौट आती है और तभी अच्छा हुआ जो तुम आ गई। इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया रितिका। अरे रे, बेचारा मेरा प्यारा सा दोस्त। वैसे मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। अब तुम्हारे साथ वक्त बिताते बिताते मुझे भी तुम्हारी आदत सी हो गई है। हाँ रितिका, मुझे भी। वैसे हमारी ऑफिस की ट्रिप जा रही है, कुल्लू मनाली। ऑनलाइन ग्रुप पर तुमने मैसेज पढ़ा कि नहीं? हाँ रितिका, मैसेज तो मैंने पढ़ लिया है। तो क्या तय किया है तुमने? आ रहे हो ना तुम? नहीं रितिका, एक साथ में इतने सारे लोगों के साथ नहीं आ सकता। मैं समझ सकती हूँ ईशान कि तुम्हें लोगों के साथ घुलने मिलने में काफी वक्त लगेगा। ऑफिस की बात अलग है और ट्रिप की बात अलग है, लेकिन तुम अगर अपने आप को लोगों से दूर रखोगे तो सब कुछ कैसे ठीक होगा ईशान? और तुम जितना अकेला रहोगे उतने उदास होगे। देखो, इस ट्रिप पर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज ईशान। ठीक है रितिका, अगर तुम कह रही हो तो मैं चलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे कारण ही आ रहा हूँ। वरना मुझे ऑफिस में किसी और से बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने आज तक काम के सिवाय किसी और के साथ बात भी नहीं की है। हाँ ईशान, मैं जानती हूँ। इस तरह से रितिका के समझाने पर ईशान ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों बाकी के लोगों के साथ कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं। और वहां रात में आलव के पास बैठकर वो दोनों अच्छा समय गुजारते हैं। वाह ईशान, यहाँ से ये नजारा कितना सुंदर दिख रहा है। पूरा मनाली रात में कितना चमकता है। मन तो करता है कि यही बस जाऊं। हाँ रितिका, वाकई में हिमाचल की हवा में अलग ही जादू है। वो तो है। ये लो, गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया रितिका। अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? इस चाय के लिए शुक्रिया क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं रितिका, ना सिर्फ चाय के लिए बल्कि हर एक चीज के लिए जो तुमने मुझे दी है। दोस्ती, भरोसा, अपनापन, मेरी देखरेख करना और मुझे डिप्रेशन से बाहर लाना, सब कुछ। सलोनी मेरे दिल में हमेशा रहेगी और आज भी ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब मैं उसे याद नहीं करता। लेकिन अब रोना छोड़कर मैं सलोनी के लिए अपनी जिंदगी जीऊंगा और इसमें मुझे तुम्हारा साथ मिल चुका है और तुम्हारे कारण ही मेरे साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। ओफो ईशान, अब वापस से सेंटी मत हो जाओ यार। नहीं रितिका, सेंटी नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मुझे आज तक इतना सुकून किसी भी दोस्त के साथ महसूस नहीं हुआ है रितिका। तुम अलग हो और तुम्हारे साथ वक्त बिताने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानती हो ईशान, और तुम फिक्र मत करो, आगे भी मैं तुम्हारा ऐसे ही साथ दूंगी। तुम्हारी ये नाचिस दोस्त तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और इस बात के लिए फिर एक बार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे ओ शुक्रिया के बच्चे, अब बस भी करो। चलो वॉक करके आते हैं और फिर वापस आने के बाद ऑफिस कलीग के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। ठीक है रितिका, चलो। ईशान और रितिका को एक साथ देखकर ट्रिप पर आई हुई रितिका की सहेली उससे एक सवाल पूछती है। अरे रितिका, तू इस ईशान के इतने करीब क्यों है? बुरा मत मानना, लेकिन कहीं तुम दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? अरे नहीं अर्पिता, क्या तू भी? आज ये कैसी बातें कर रही है तू? वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। अरे ये तो तू बोल रही है, लेकिन तेरी शक्ल से साफ साफ झलक रहा है कि तू झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ रितिका कि तुझे उससे प्यार हो गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं बाबा, मैं सच बोल रही हूँ और तू कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है। चल अब सोने दे मुझे। कल हमें कुल्लू के लिए भी निकलना है और हमें 6 बजे उठना है। तभी जाकर हम दिन भर सारी जगह देख पाएंगे। इतना कहकर रितिका सो जाती है और ट्रिप से लौटकर आने के बाद अचानक से घर में ईशान का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसे चोट आ जाती है। हाँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं अभी मलहम लगा देती हूँ, देखना
उसके बाद तुझे आराम जरूर मिलेगा। तभी वहां पर रितिका आती है। क्या हुआ ईशान? आंटी ने कॉल करके बुलाया मुझे। और तुम ये क्या करते रहते हो? अब देखो कितनी चोट आई है तुम्हें। अरे इतना भी कुछ नहीं हुआ है रितिका, हल्की सी चोट लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ये चोट तुम्हें हल्की सी लग रही है। अब 2 घंटे बाद सूजन आ जाएगी यहाँ पर। तुम्हें ध्यान देकर सीढ़ियाँ उतरनी चाहिए ना। सॉरी बाबा, अगली बार से मैं ध्यान दूंगा। वो तो तुम्हें देना ही होगा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी कल मुझे छुट्टी है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। और आंटी जी, आप इस पर ध्यान दीजिए। तब तक मैं हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। अब रितिका वहीं पर रुक जाती है और ईशान का बहुत ख्याल रखती है। और यह देखकर मंजिरी और हिमराज बहुत खुश होते हैं। देखो ना मंजिरी, ईशान और रितिका दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हाँ हेमराज जी, अब तो मुझे भी वही लग रहा है। भगवान ने हमारे ईशान को फिर से खुशियां दी है। बस अब वो उसे ठीक से पहचान जाए और अब उससे ये वाली खुशी कभी जुदा ना हो। हाँ मंजरी, भगवान करे सब ऐसा ही हो। फिर 2 दिनों के बाद ईशान का पैर पहले से काफी ठीक हो जाता है। फिर एक दिन, क्या हुआ रितिका, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे मैंने अपने घर का इंटीरियर करने के लिए एक डिजाइनर बुक किया था, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण वो डिजाइनर अगले 2 महीनों तक कोई काम नहीं कर पाएगा। तो अब वही तो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे तो इन 2 महीनों में ही सब काम कराना था, क्योंकि उसके बाद तो त्योहार शुरू हो जाएंगे। और अब ऐसे इन वक्त पर पता नहीं मुझे इंटीरियर डिजाइनर कहाँ मिलेगा। ओफो रितिका, भाई फिकर व्हेन ईशान इज हियर। मतलब? अरे इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं मिल रहा तो मैं ही बन जाता हूँ ना तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनर। क्या तुम भी ईशान? मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे तो मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बताओ। अरे बाबा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम बेफिक्र रहो। फिर ईशान ही रितिका का घर डिजाइन करता है, पेंट करने से लेकर और एक छोटी से छोटी चीज को सुंदर तरीके से सजाता है। और ये सब देखकर रितिका एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही घर है जिसमें पहले मैं रहती थी। अरे तुमने तो मेरे घर को एकदम नया ही बना दिया है। चलो अच्छा है कि तुम्हें मेरा काम पसंद आया और तुम्हें यह देखकर इतनी खुशी मिल रही है। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ ईशान, तुम सच में कितने होनहार हो, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे आता है? मैंने कुछ साल पहले ही इंटीरियर डिजाइनिंग का एक कोर्स किया था और मैंने ऐसे ही अपने दोस्तों के घरों को भी डिजाइन किया है। तो मुझे थोड़ा बहुत काम तो आता है। इतना भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन ठीक ठाक कर लेता हूँ। पर ये कोई ठीक ठाक काम नहीं है ईशान, ये तो एकदम कमाल का है। और आज तो तुम्हें पार्टी देनी बनती है। अरे वाह, तो चलो फिर। ऐसे ही रितिका और ईशान के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन अचानक से रितिका का फोन लगातार 5 से 6 घंटों तक स्विच ऑफ आता है और ये देखकर ईशान बहुत घबरा जाता है। नहीं कोयल, ये कोई मामूली बात नहीं है। रितिका का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता। मैं पिछले 5 घंटों से उसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तब से फोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। अरे भाई, आप इतनी चिंता मत करो, हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे लेकिन वो अगर किसी काम में भी व्यस्त होगी तो अपना फोन बंद क्यों रखेगी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोयल, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं जा रहा हूँ उसके घर पर। पर भाई, फिर ईशान रितिका के घर चला जाता है, लेकिन वहां पर ताला लगा होता है। यहाँ पर तो ताला लगा है, आखिर कहाँ गई ये रितिका? भगवान जी, बस वो सही सलामत हो।
मेरा जी बहुत घबरा रहा है। फिर जब ईशान वहां से निकल रहा होता है तभी वहां पर रितिका आ जाती है और उसे देखकर ईशान की जान में जान आ जाती है। रितिका, तुम अब आ रही हो? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, लेकिन पिछले 5 से 6 घंटों से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अरे कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कितना डर गया था। माफ करना ईशान, लेकिन मेरा फोन खराब हो गया था, इसीलिए मैं सुबह से सर्विस सेंटर में ही थी और आजकल ये मोबाइल के चक्करों में किसी का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता, वरना मैं तुम्हें कॉल करके बता देती। पर मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना डर जाओगे। अरे क्यों नहीं डरूंगा रितिका, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता, क्योंकि क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। क्या? हाँ रितिका, आई लव यू। और मुझे माफ करना, मैंने आज तक अपने दिल के जज्बात दिल में ही दबा कर रखे, लेकिन आखिरकार ये जबान पर आ ही गए। वैसे ईशान, सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन पता नहीं था कि कैसे बोलूं। आई लव यू ईशान। क्या सच में रितिका? हाँ ईशान, मैं नहीं जानती कि ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आखिरकार ईशान और रितिका दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार कर ही देते हैं और वो दोनों अब शादी करने का फैसला लेते हैं। और उनके इस फैसले को जानकर ईशान के घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों ने जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है। अरे मंजरी, और मुझे तो पहले ही समझ आ चुका था कि तुम दोनों के दिलों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा है। और ईशान बेटा, अपनी जिंदगी को फिर एक बार मौका देकर तुमने बहुत अच्छा किया है। हाँ बेटा, तुझे रितिका जैसी बीवी और कहीं नहीं मिलेगी। और अब वक्त आ गया है पुराना सब कुछ भुलाकर जीवन की एक नई सिरे से शुरुआत करने की। हाँ माँ, बिल्कुल। ईशान और रितिका दोनों की एंगेजमेंट डेट पक्की हो जाती है। भाई, एंगेजमेंट की रिंग तो मैं ही डिजाइन करूंगी। हाँ कोयल, और मैं किसी और से डिजाइन कराने की जरूरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर पर ही ज्वेलरी का ब्रांड जो है। ये हुई ना बात। लेकिन एंगेजमेंट के ही दिन वो रिंग कोयल से खो जाती है। क्या कहा? रिंग खो गई? अरे ऐसे कैसे खो गई? अभी तो इसी जगह पर रखी थी। पता नहीं मंजरी, लेकिन हमें अंगूठी जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सगाई का मुहूर्त केवल 4 बजे तक का ही है, और तब तक अगर सगाई नहीं हो पाई तो सगाई सीधे 2 महीनों के बाद ही होगी। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे घर में। सारा रायता आज ही फैलना था क्या? अरे आप सब लोग चिंता मत कीजिए, रिंग यहीं कहीं पर होगी, मिल जाएगी। घर में सभी लोग रिंग ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते ईशान घर के दरवाजे के पास चला जाता है, जहां पर रिंग का बॉक्स गिरा होता है। ये रही रिंग, और ये काम जरूर कोयल का ही होगा। सारे बैग में ढूंढने के चक्कर में इसने एक बैग में से ये बॉक्स गिरा दिया होगा। ये लड़की तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, बुद्धू कही की। क्या अभी भाई, मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं। हो गई गलती, अब ताने देना बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आज आपकी सगाई का दिन है और साथ ही आपके साथ खूब लड़ाई करूंगी। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की आती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सलोनी ही होती है। सलोनी को देखकर ईशान एकदम हैरान रह जाता है। सलोनी, तुम? सलोनी को वहां पर देखकर सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब शनाया करण से शादी के बाद अपने दोनों भी पतियों को उल्लू बनाती है। वो करण को नाइट शिफ्ट बोलकर विपुल के पास रुकती है और विपुल को डे शिफ्ट बोलकर करण के पास रुकती है। फिर एक दिन, ये देखो शनाया, मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रांडेड तोहफे लाए हैं। अरे वाह,
ये सब मेरे लिए है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। थैंक यू सो मच करण। ये सब तोहफे मुझे बहुत पसंद आए। अरे जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? थैंक यू परायों को कहा जाता है, अपनों को नहीं। अरे लेकिन तुम मेरे अपने थोड़ी ना हो, तुम तो मेरी जान हो जान। फिर शनाया और करण दोनों एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। और ऐसे ही अब करण के आने से शनाया की जिंदगी एकदम बदल जाती है। वही उसका ये अमीरों जैसा रहन सहन देखकर विपुल और ममता को उस पर शक होने लगता है। अरे बहू, नई नौकरी लगे हुए तुझे बस एक हफ्ता ही हुआ है और एक हफ्ते में ही तूने इतने अच्छे कपड़े और नई बैग वगैरह सब खरीद लिया। तेरी तनख्वाह तो अभी तक आई भी नहीं होगी, तो फिर ये सब तूने कहाँ से लाया? हाँ शनाया, जॉब लगने के पहले दिन से ही तुम्हारा पूरा लुक बदल चुका है। तुम तो एकदम अमीर लगने लगी हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने पहले एक हफ्ते में ही एक बहुत बड़ी डील कर दी है, जिसके कारण मुझे बहुत ही बड़ा इंसेंटिव मिला है और उसी में मैंने ये सब खरीदा है। ये सब दिखने में जरूर महंगा है, लेकिन है तो एकदम सस्ता। अरे वाह, क्या बात है शनाया। चल जो भी हो, तेरी इच्छा तो पूरी हो रही है ना, वही काफी है। हाँ माँ जी, और आज आपके मुंह से ये मीठे बोल सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वरना आप जब भी मुंह खोलती हो बस कड़वे बोल ही बोलती हो और फिर मुझे बहुत दुख होता है। अरे चल चल, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। इस तरह शनाया मामले को संभाल लेती है और विपुल और ममता को कोई शक भी नहीं होता। फिर एक सुबह जब शनाया करण के पास होती है, तभी उसके पर्स में से उसके और विपुल की फोटो उड़कर अचानक से फर्श पर गिर जाती है। अरे नहीं, इसे तो मैं निकालना ही भूल गई। उतने में वहां पर करण आता है और उसकी नजर फर्श पर गिरे हुए फोटो पर जाए उसके पहले ही शनाया पेट दर्द होने का नाटक करती है। आउच, मेरा पैर। अरे क्या हुआ शनाया, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं बेबी, अचानक से मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लगता है कल रात को ऑफिस जाते समय मेरा पैर हल्का सा मुड़ गया था और उसका दर्द मुझे अभी जाकर हो रहा है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बेबी, अभी देखो मुझे ही हो रहा है। ठीक है मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। ठीक है करण, जल्दी लाओ। फिर जब करण फर्स्ट एड बॉक्स लाने जाता है, तभी शनाया उस फोटो को उठाकर वापस अपने पर्स में रख देती है। ये देखो शनाया, इस मरहम को लगाने से तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। ना जाने मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप में मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। अरे मेरी जान, ये बात तो मुझ पर लागू होती है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? फिर शाम होने के बाद शनाया, आज तुम जॉब पर नहीं जाओगी। आज घर पर ही आराम करो या फिर वर्क फ्रॉम होम करो, नहीं तो तुम्हारे पैर का दर्द और बढ़ जाएगा। अरे नहीं करण, तुमने लगाए हुए मरहम से मुझे अब तक बहुत आराम मिला है। देखो मैं चल फिर भी पा रही हूँ। अब मैं चलती हूँ जॉब पर। नहीं शनाया, एक तो मुझे तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता। तुम कितनी रात गए जाती हो और मुझे डर लगता है। कितनी चिंता सताती है रात भर, पता भी है क्या तुम्हें? मेरी इतनी चिंता मत करो जान। नहीं शनाया, प्लीज घर पर ही रुको ना। अरे बेबी, मैं चली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और तुम बेफिक्र रहो ना। सच कह रही हूँ मैं, अभी मेरा पैर एकदम ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम तो मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। चलो तो फिर मैं ही तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर देता हूँ और सुबह तुम्हें वहां पर लेने भी आऊंगा। क्या? मेरा मतलब इस सब की कोई जरूरत नहीं है बेबी। एक तो तुम दिन भर इतनी मीटिंग्स करके थक जाते हो, इसीलिए कह रही हूँ। अब तुम बेफिक्र होके सो जाओ। मेरे ऑफिस की कैब आ जाएगी ना?
और मैं उसी में बैठकर चली जाऊंगी। पर शनाया, क्या बेबी, मुझ पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है क्या? अपने आप से भी ज्यादा है जान। तो बस मेरी चिंता मत करो। ठीक है शनाया, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ बेबी, जरूर। इस तरह से शनाया करण से बचकर जैसे तैसे रात में वहां से निकलकर विपुल के पास पहुंचती है। फिर रात में अचानक से 2 बजे शनाया को करण का कॉल आता है, जिसके चलते शनाया और विपुल दोनों की नींद खुल जाती है। अरे शनाया, इतनी रात गए तुम्हें किसका कॉल आ रहा है? ओह नो, ये तो मेरा मजनूपति नंबर 2 है। सच में पागल है। अरे विपुल, वो मेरे ऑफिस से कॉल आया है। जरूर कोई छोटा मोटा काम ही होगा। ये लोग तो दिन में भी काम करवाते हैं और रात में भी चैन से सोने भी नहीं देते। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं उनका कॉल बिल्कुल नहीं उठाने वाली। लेकिन शनाया, अगर कोई जरूरी बात होगी तो? अरे कोई जरूरी बात नहीं होगी। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम फिक्र मत करो। चलो सो जाओ और माफ करना मुझे, मेरे कॉल के कारण तुम्हारी नींद टूट गई। अरे कोई बात नहीं बाबा, और इसमें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर शनाया अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके सो जाती है और उधर करण हर 1 घंटे में उसे फोन पे फोन किए जाता है, लेकिन शनाया उसका कॉल ही नहीं उठाती। फिर अगली सुबह, क्या जान, रात भर मुझे नींद तक नहीं आई। एक बार कॉल बैक या मैसेज तो कर देती मुझे माफ कर दो बेबी, लेकिन कल रात ऑफिस में मुझे ढेर सारा काम था और अब तो उन्होंने नया रूल भी बनाया है कि ऑफिस में कोई फोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। इसीलिए मुझे फोन सीधे सुबह ही मिला है, वो भी लॉग आउट करने के बाद। क्या? हाँ बेबी, मैंने तो बॉस से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो तो माने ही नहीं। अरे यार, खैर वो सब जाने दो। लेकिन अभी तुम्हारा पैर कैसा है? आराम तो है ना, या फिर से दर्द हो रहा है? अरे नहीं बेबी, अब सारा दर्द जा चुका है और तुम्हारा साथ होते हुए मुझे कोई भी दर्द तकलीफ दे ही नहीं सकता। ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम में मेरी जान बसती है। करण की बढ़ती चिंता और उसका प्यार देखकर शनाया को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे तो बस उसके पैसों से ही मतलब होता है। फिर रविवार के दिन, अरे बहू, आज तो रविवार है ना, तो तू आज भी काम पर क्यों जा रही है? और ऐसा कौन सा काम करती है तू जहाँ हफ्ते के 7 दिन काम होता है? छुट्टी वगैरह कुछ मिलती है भी कि नहीं? अरे माँ जी, हमें तो रोटेशनल वीक ऑफ मिलता है। मतलब अब ये क्या चीज है? अरे माँ, ये कोई चीज नहीं है। ये एक ऐसे प्रकार की छुट्टी होती है जो रविवार के नहीं बल्कि हफ्ते के किसी भी दिन दी जाती है। मतलब अगर इस हफ्ते सोमवार के दिन छुट्टी है तो अगले हफ्ते मंगलवार को होगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ, और अब आने वाले हफ्ते में मुझे बुधवार को छुट्टी मिलेगी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। फिर विपुल की नजरों में शनाया बुधवार के दिन छुट्टी लेती है और करण से कहती है कि वो दिन भर कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जा रही है। क्या? कॉन्फ्रेंस मीटिंग? हाँ बेबी, हर हफ्ते मुझे पूरा दिन शहर के बाहर जाना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए। अब क्या करे, हमारा प्रोसेस तो मैं ही मैनेज करती हूँ, इसीलिए मुझ पर बहुत ज्यादा लोड है। अच्छा ठीक है, मतलब तुम सीधे अगले दिन ही आओगी? हाँ बेबी, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फोन अलाउड नहीं है ना वहां पर। उम्मीद है कि तुम समझ पाओ। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। इस तरह से शनाया करण को अच्छे से बेवकूफ बनाती है और दूसरी तरफ जब उसे करण की नजर में ऑफिस की छुट्टी लेनी होती है तब वो विपुल से कहती है कि वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जा रही है और सीधे अगली रात को ही आएगी। और इस तरह से वो अपने दोनों पतियों को अच्छे से बेवकूफ बनाती है। फिर एक रोज, अरे शनाया बहू, आज तू कैफे में किस आदमी के साथ थी?
हे भगवान, लगता है बुढ़िया ने मुझे और करण को साथ में देख लिया। अब क्या करूं मैं? अरे चुप क्यों है तू? बता, जल्दी बता, कौन था वो आदमी? आदमी? और कैफे में? शनाया, तुम तो दिन में ऑफिस जाती हो ना, तो फिर कैफे कैसे पहुंच गई? अरे वो आदमी मेरे बॉस थे। क्या? हाँ माँ जी, उस कैफे में बैठकर मैं और मेरे बॉस हम दोनों क्लाइंट के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वहां पर मीटिंग होने वाली थी। अरे लेकिन काम की मीटिंग तो ऑफिस में होती है, तो फिर तू कैफे में क्या कर रही थी? अरे नहीं माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स ऐसे ही कैफेज और रेस्टोरेंट में होती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं तो अपनी सहेली के साथ वहां से गुजर रही थी और ऑटो में भी थी, इसीलिए मैं वहां पर रुक ही नहीं पाई, वरना मैं तेरे पास जरूर आ जाती। जान बची तो लाखों पाए। अच्छा हुआ बुढ़िया जो तू मेरे पास नहीं आई, वरना मेरा बना बनाया सारा नाटक बिगड़ जाता और मेरी जिंदगी फिर से पहले जैसे बर्बाद हो जाती। फिर एक दिन, अरे शनाया, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे और मेरे फोटोज में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं। कितना अच्छा लगेगा ना? अरे नहीं करण, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन क्यों शनाया, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे तुम तो पहले से ही जानते हो ना कि मैं बचपन से अकेली रही हूँ और मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, और मैं नजर में बहुत मानती हूँ। इसीलिए अगर तुमने सोशल मीडिया पर हमारे फोटोज पोस्ट कर दिए तो उसे लोगों की नजर लग जाएगी, और नजर अच्छी से अच्छी चीज को भी बर्बाद कर देती है, और मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहती। लेकिन मेरी जान, ये नजर वगैरह ये सब तो एक अंधविश्वास है, और तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इन सब में तुम कैसे मान सकती हो? नहीं बेबी, ये तुम्हारे लिए अंधविश्वास होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन नजर सच में लगती है। अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं हमारे फोटोज पोस्ट नहीं करूंगा। शुक्रिया करण। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी तो मुझे शनाया का बर्ताव काफी अजीब लगता है, मानो जैसे कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। खैर, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उसकी जिंदगी तो बिल्कुल किसी खुली किताब की तरह है मेरे सामने। फिर एक दिन करण शनाया को हनीमून की टिकट्स दिखाकर उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देता है। वाओ, हनीमून की टिकट्स! हाँ मेरी जान, तुम खुश तो हो ना? सिर्फ खुश? अरे बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, क्योंकि ये ट्रिप तो मेरा सपना था जो अब तुम्हारे कारण पूरा होगा, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करण। अरे कितनी बार शुक्रिया बोलोगे? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। वो तो है, ये ट्रिप तो मैं किसी भी हाल में बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। लेकिन विपुल और माजी को क्या बोलकर जाऊंगी, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए? अब शनाया उसी सोच में पड़ जाती है, और बाद में उसे एक सुझाव आता है। विपुल, माजी, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। हमारी ऑफिस की पूरी टीम भी जा रही है। क्या? एक हफ्ते के लिए? लेकिन शनाया, यूं अचानक से कैसे? अरे विपुल, तुम तो जानते ही हो ना, बिजनेस ट्रिप्स तो कभी भी प्लान हो जाती है। हाँ शनाया, वो तो है। अगर तुम काम के सिलसिले में जा रही हो तो चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जाने से पहले अपने बॉस का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का अता पता और फोन नंबर जरूर देकर जाना। अरे माँ जी, आप उन सब की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा फोन तो ऑन ही रहेगा, तो मैं आप दोनों को कॉल जरूर करूंगी। फिर शनाया करण के साथ हनीमून पे जाकर खूब मजे करती है। लेकिन एक बार अचानक से उसे करण के साथ होते हुए विपुल का वीडियो कॉल आता है, और उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अरे बाप रे, विपुल का तो वीडियो कॉल आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे तो मैंने ये कहा था कि दोपहर के 2 बजे के बाद ही कॉल करना, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई कि इसका कॉल आने वाला है। कल रात से 3 बार इसका कॉल काट चुकी हूँ, और अब फिर से मैंने इसका कॉल कट कर दिया।
तो ये मुझ पर पूरी तरह शक करेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रणबीर और बिट्टी घर छोड़कर अब दूसरी जगह पर रहने लगते हैं और इधर बलवंत गांव में हर किसी को धमका देता है और रणबीर को काम देने से मना करने के लिए कहता है। अरे नहीं मिल सकती नौकरी इसका क्या मतलब है? मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, पर कृपा करके मुझे काम दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है काम की। अरे कहा ना तुझे, नहीं मिलेगा तुझे यहाँ पर कोई काम। चल अब दफा हो जा यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे कहा ना दफा हो, चल जा, कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ। रणबीर जहाँ भी काम मांगने जाता है वहां पर हर कोई उसे काम देने के लिए मना कर देता है और इस वजह से वह बहुत हताश हो जाता है। हो ना हो, ये जरूर बाऊजी की ही करामती है। उन्होंने ही गांव में हर किसी को बोल रखा होगा कि मुझे कोई काम ना दे। मैं बाऊजी की रग रग से वाकिफ हूँ, वरना एक साथ गांव में सभी लोग मुझे काम देने से कैसे मना कर सकते हैं। रणवीर, तू चिंता मत कर मेरे भाई। मैं जिस मिल में काम करता हूँ वहां के मालिक मुझे बहुत मानते हैं और वो तुझे काम देने के लिए तैयार है। मैंने उनसे बात भी कर ली है। क्या? सच में मुन्ना? हाँ रणवीर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना। रणवीर अब मिल जाकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और वो बिट्टी को फिर से स्कूल भी भेजने लगता है। बिट्टी, ये विमला काकी है, मुन्ना भैया की माँ। अब तुम स्कूल से सीधे इनके पास ही आना और फिर जब मैं और मुन्ना शाम को मिल से घर लौटेंगे तब मैं और तुम साथ में घर जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है सखा। आओ ना बिट्टी, तुम पोहे खाओगी क्या? वो भी सेव के साथ, एकदम भोपाली स्वाद वाले बनाए हैं। अरे वाह विमला काकी, मैं जरूर खाऊंगी। पोहे सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। ठीक है बिटिया, आजा। अब रणवीर बिट्टी को हर प्रकार की आजादी और खुशी देता है। जब वो भीमपुर में उसके माई बापू के पास ले जाता है तभी वो उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। बिट्टी, मेरी बच्ची, माई। अच्छा हुआ जो तू आ गई बिट्टी। तुझे पता है आज मैंने तेरे पसंद के सारे पकवान बनाए हैं और हाँ, मैंने तेरे लिए एक कपड़ा भी सिला है। चल तुझे अभी दिखाती हूँ मैं। हाँ माई, चलो मैं अभी आती हूँ बापू। हाँ लाडो। फिर शारदा बिट्टी को कपड़ा दिखाने के लिए लेकर जाती है। धन्यवाद जमाई साहब, आप इतने अच्छे से हमारे बिट्टी का ख्याल रख रहे हैं। आप सच में एक बहुत अच्छे पति हो। धन्यवाद मत कीजिए उदय काका। और काका, अब आप बिट्टी को अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि बिट्टी आपके पास खुश रहेगी। नहीं जमाई साहब, बिट्टी को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो अपने सखा के पास रहकर कितनी खुश है और हमारे यहाँ पर लड़की का एक बार ब्याह हो जाए तो वो फिर अपने मायके लौटकर नहीं आ सकती। दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी बेटा, और खासकर तुम्हारे बाऊजी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिट्टी की सही तरह से हिफाजत तुम ही कर सकते हो। हाँ काका, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अगर बिट्टी आपके पास आ गई तो बाऊजी फिर से आप तीनों को तकलीफ देंगे, लेकिन मेरे पास होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिट्टी और रणवीर की खुशहाल जिंदगी को देखकर बलवंत और अम्मा को बहुत जलन होती है। वही एक दिन कविता बिट्टी और रणवीर को मिलने के लिए चुपके से चली जाती है। आज तो मैं इतने दिनों बाद अपने बेटे और बहू से मिलूंगी। लेकिन बलवंत का आदमी कविता को देख लेता है और वो ये बात बलवंत और अम्मा को बता देता है, जिसके बाद बलवंत कविता को बीच रास्ते से पकड़कर घर पर लेकर आता है और अम्मा कविता को बहुत मारती है। क्यों रे कविता, बहुत चस्का लगा है ना तुझे वहां पर जाने का? वो दोनों इस घर से चले गए हैं और तू उन्हीं से मिलने जाती है। तो फिर मैं क्या करूं अम्मा?
मैं एक माँ हूँ और वो दोनों मेरे बच्चे हैं। मुझे उन दोनों की चिंता हो रही थी। खबरदार कविता, जो आइंदा से उनके यहाँ पर जाने का तो क्या, उनके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। जलन और गुस्से में बलवंत अपने आदमियों से कहकर बिट्टी के घर को जला देता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर को जलता हुआ देखकर काफी हैरान और दुखी हो जाते हैं। सखा, ये क्या हो गया हमारे घर को? इसे किसने जलाया होगा? पता नहीं बिट्टी, ये कैसे हो सकता है? हमारा घर। रणवीर अब बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन मुन्ना उसे और बिट्टी को अपने घर पर लेकर आता है। अपने आप को संभालो रणवीर बेटा, जो होना था हो गया, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? अचानक से तुम्हारे घर को आग कैसे लग गई? पता नहीं मुन्ना, लेकिन ये सब बाबूजी का ही काम होगा। वो मेरे रास्ते में बस रुकावटें ला रहे हैं ताकि मैं हार मान जाऊं और फिर से उनके पास घर लौट जाऊं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं अपना आत्मसम्मान बेचकर उनके दरवाजे पर वापस कभी नहीं लौटूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ रणवीर, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे पास पैसे जमा नहीं हो जाते तब तक तुम और बिट्टी यहाँ पर रह सकते हो। ये भी तुम्हारा ही घर है। हाँ रणवीर बेटा, यहाँ पर एकदम निश्चिंत रहो। धन्यवाद आप दोनों का। पता नहीं आप दोनों नहीं होते तो हमारा क्या होता। वही दूसरी तरफ अब मैं भी देखता हूँ कि वो अपने दम पर कैसे जीता है। बहुत होशियारी मार रहा था ना, लेकिन अब तो उसका घर भी जलकर राख हो गया। तो अब कितने दिन और मुन्ना के पास रहेगा? जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उन दोनों के साथ? अब जब वो दोनों हमसे अलग हो चुके हैं तो उन्हें उनके हिसाब से जीने दीजिए ना। क्यों उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे हो? ए कविता, ज्यादा बकर बकर मत कर और जाकर मेरे लिए चाय बना। उन दोनों नालायकों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। बहुत पर निकल आए हैं ना लल्ला के। जब तक उसे बाहर के रास्तों पर ठोकर नहीं मिल जाती तब तक वो वापस यहाँ पर लौटकर नहीं आएगा। हाँ माँ, और वो दिन भी दूर नहीं जब रणवीर खुद फिर से बिट्टी बहू को यहाँ पर लेकर आए। देखना आप, जल्दी आएगा वो। हाँ बलवंत बेटा। रणवीर अब मिल में काम करने के साथ साथ सुबह अखबार और दूध डिलीवरी का काम भी करने लगता है। जी सेठ जी, मैं सारा काम करूंगा सही से। रोज सुबह जल्दी आऊंगा और सबके पास दूध और अखबार दे दूंगा। ठीक है रणवीर, ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। अच्छे से काम करना। और ये रही साइकिल, इस पर ही सवार होकर तुम्हें सारा काम करना होगा। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर अब जी जान लगाकर दिन रात मेहनत करता है। मुझे ये सारी मेहनत और मशक्कत करनी ही होगी, अपने लिए नहीं बल्कि बिट्टी के लिए, क्योंकि वो अब मेरी जिम्मेदारी है और उसका भविष्य उज्जवल बनाना अब यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। ऐसे ही एक रोज जब बलवंत अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है तभी, अरे बलवंत, तेरा बेटा तो गांव में गरीबों की तरह घर घर जाकर दूध और अखबार बांटता फिरता है और तो और मिल में भी काम पर जाता है। अरे अपने बेटे और बहू को वापस बुला ले, क्योंकि उसने तो पूरे गांव में तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। उन दोनों की बातें सुनकर बलवंत को अब रणवीर पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। कितने दिन बीत गए लेकिन इस लड़के की अकड़ अभी तक नहीं गई। हाँ बलवंत, अभी तक तो उसे लौटकर आना चाहिए था। मेरा बेटा बहादुर है, कमजोर नहीं। और देखना, वो अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। और आपका बेटा आपसे दूर केवल आपके कुकर्मों के कारण ही हुआ है। अगर आप और अम्मा अच्छे और साफ दिल से बिट्टी के साथ पेश आते तो ये नौबत ही नहीं आती। इतना कहकर कविता रसोई में चली जाती है। यूं ही महीने बीत जाते हैं, लेकिन रणवीर अपनी हिम्मत नहीं हारता और वो पैसे जुटाकर अब अपने नए घर में रहने जाता है।
और साथ ही अपनी एक राशन की दुकान भी खोल लेता है। बेटी, ये मेरे जीवन का पहला कारोबार है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले तुम अपने शुभ कदम रखो। तुम मेरे जीवन में लक्ष्मी मैया के समान हो। अंदर जाओ बेटी। ठीक है सखा। फिर बिट्टी दुकान में कदम रखती है और इस तरह अब रणबीर अपने इस छोटे से कारोबार से खूब पैसे कमाने लगता है और चंद ही दिनों में उसकी दुकान गांव भर में प्रसिद्ध हो जाती है। क्या रणबीर ने अपनी दुकान खोल ली? हाँ माँ, मैंने उसके रास्ते में कितने कांटे बिछाए, लेकिन वो फिर भी आगे निकल गया। तो फिर आप भी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाइए रणबीर के बाबूजी। आखिर कब तक यूं गुस्से की आग में जलते रहोगे? अरे चुप करो तुम। अपने बेटे की तरक्की देखकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, हो रही है मुझे खुशी। और क्यों नहीं होगी? आखिर मेरे बेटे ने अपने बलबूते पर अपनी दुकान खोली है। मैं उसके साथ नहीं हूँ, उसके पास भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद उसके और बिट्टी के साथ हमेशा रहा है और वो दोनों ऐसे ही जीवन में खूब आगे जाएंगे। देखना आप दोनों। कविता की ये बातें सुनकर अम्मा और बलवंत को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब उनके हाथों में कुछ नहीं बचा होता। बिट्टी भी अब थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी और रणबीर की दोस्ती भी पक्की हो जाती है। सखा, ये लीजिए, खाना खाइए। ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है। काकी ने बताया था कि आपको खीर पूरी बहुत पसंद है। अरे वाह बेटी, ये खाना तुमने बनाया है? हाँ सखा, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मुझे विमला काकी सब सिखा देती है और ये भी मुझे उन्होंने ही सिखाया है। चक्कर बताओ ना, कैसा बना है? बहुत ही स्वादिष्ट बना है बेटी। ऐसी स्वादिष्ट और लाजवाब खीर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। अरे तुम्हारे हाथों की खीर तो माँ के भी हाथ से ज्यादा स्वादिष्ट है। अच्छा, तो फिर और खाइए ना। अरे बस बेटी, एक ही दिन में पेटूरम बनाने का इरादा है क्या? अरे नहीं सखा, क्या अभी? ऐसे ही एक दिन अचानक से अम्मा को हार्ट अटैक आता है और उनकी उसी में मौत हो जाती है। और जब ये खबर रणबीर तक पहुंचती है, वो फौरन भागा भागा अपने घर पहुंचता है। अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया आपको? अम्मा अपनी आंखें खोलो ना। देखो ना, आपसे मिलने आपका लल्ला आया है। हम सबको छोड़कर आप ऐसे कैसे जा सकती हो? अम्मा, निकल जा यहाँ से। तेरे ये मगरमच्छ के आंसुओं की यहाँ पर कोई जगह नहीं है और तेरी यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है। क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? सही बोल रहा हूं मैं। अगर तुझे अपनी अम्मा से इतना ही प्यार और लगाव होता तो तू उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। चल निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ पर लौटकर कभी मत आना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? कम से कम इस दुख भरे समय में तो अपना गुस्सा भूल जाइए। लेकिन बलवंत किसी की एक नहीं सुनता और वो रणबीर को अम्मा को आखिरी बार ठीक से देखने भी नहीं देता और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में बिट्टी रणबीर को सांत्वना देती है और वो उसकी हिम्मत बढ़ाती है। बस कीजिए सखा, अम्मा कहीं पर नहीं गई है। मेरी माँ ही कहती है कि जब कोई हमें इस दुनिया से छोड़कर जाता है तो वो बस गायब हो जाता है, लेकिन वो जाने के बाद भी हमारे पास और हमारे साथ ही रहता है। हाँ बिट्टी, हिम्मत रखिए सखा और ऐसे उदास मत रहिए। दिन गुजरते जाते हैं और अब बिट्टी की फाइनल एग्जाम की बारी आती है, लेकिन उस दिन स्कूल के लिए निकलने में देरी हो जाती है, इसीलिए वो भागने लगती है। भाग बिट्टी, जल्दी भाग, आज तो तुझे कैसे भी करके पहुंचना ही होगा। लेकिन भागते भागते अचानक से उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराता है और वो गिर जाती है। नहीं, मेरा हाथ, लगता है मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगी?
अब मैं अपनी फाइनल एग्जाम कैसे दे पाऊंगी? अगर ये पेपर मैंने नहीं दिया तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। अब बिट्टी के साथ आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें